बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो दो पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट करने हैं या डिस्कस करने हैं फ्रॉम ग्राफ, वो हैं एक्सेलरेशन और दूसरा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो डिपेंड करता है कि जो आपको सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में वेलोसिटी किस तरह की है। क्या वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो क्या उसका ये इंक्रीज एक यूनिफॉर्म इंक्रीज है या वेरिएबल इंक्रीज है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में जब वेलोसिटी डिफरेंट स्टाइल में चेंज हो रही होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन एंड देन डिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है। हम सिचुएशन लेते हैं पहले 3, जिनमें हम ये लेंगे कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सपोज कर लें 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है तो वो थ्रू आउट 10 मीटर पर सेकेंड के साथ ही मूव करता रहे, उसकी वेलोसिटी ना कम हो ना ज्यादा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरी सिचुएशन हम लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट ले रहा है, लेकिन 2 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड फर्दर गुजरते हैं तो इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़कर 20 हो गई। चेंज कितने का आया? 10 का। इसको थोड़ा लिख कर लेते हैं कि सपोज टाइम था 0 सेकेंड और वेलोसिटी भी थी 0। फिर टाइम आपके पास सपोज कर लें कि 2 सेकेंड्स गुजरा और वेलोसिटी 0 से बढ़कर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हम फिर उतना ही पास करेंगे। अगर 2 सेकेंड पास हुआ तो फर्दर क्या होगा, 2 सेकेंड ही पास करेंगे आप। तो वेलोसिटी 0 से पहले क्या हुई थी 10, यानी 10 का इंक्रीज आया था। अब मजीद अगर 10 का इंक्रीज आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आप 2 सेकेंड पास करेंगे तो फिर इसमें 10 का इंक्रीज आएगा तो ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपने 0 से 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड से फर्दर 2 सेकेंड, अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 4 सेकेंड का टाइम गुजर चुका है। फिर आपने 2 सेकेंड का टाइम पास किया तो टोटल 6 सेकेंड हो गए, लेकिन जो चेंज इन टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं वो 2 सेकेंड का ले रहे हैं। और इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। पहले 2 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ी 10, अगले 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी बढ़ी 10, अगले 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी बढ़ गई 10। 0 से पहले हुई 10, फिर हुई 20, फिर हुई 30। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है जिसमें विद टाइम वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होती जा रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसमें आपके पास जो ग्राफ की शेप आती है वो कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म या ग्रेजुअल इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा। ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर आप फर्स्ट 0 से 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम कितना पास हुआ 2, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका 0 से जब 2 सेकेंड का टाइम गुजरा तो एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जब 2 सेकेंड से फर्दर 2 सेकेंड यानी टोटल 4 सेकेंड का टाइम गुजरा तो इसके अंदर अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो फाइनल वेलोसिटी है क्या 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, टाइम कितना गुजरा है इसमें अगेन 2 सेकेंड का ही इंटरवल गुजरा, तो आपके पास 20 माइनस 10 क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सेलरेशन अगेन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कितना था 5, अभी भी कितना है 5। आप इस तरह इस 20 से 30 वाले इंटरवल का भी एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेंगे
फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जहां वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो वहां एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन को अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव में आई हैं। अगर अब आप दूसरी सिचुएशन लें जिसमें हमने यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी लेना है, तो इसमें सपोज करें आपके पास इनिशियली आपके पास वैल्यू ऑफ वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते होते यहाँ पर पहुंचकर क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर भी जो डिक्रीज इन वेलोसिटी आया है बिल्कुल इसी तरह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और इस सिचुएशन में भी जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट एक जैसी मिलेगी और नेगेटिव में आएगी। इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। अगर वो चेंज ही नहीं हो रही तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये तो आपने देखा कि किस तरह आपको चेंज इन वेलोसिटी की जो वैल्यूज हैं या उनका जो बिहेवियर है उन्हें देखकर कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अब ग्राफ में जिस टर्म से आप एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हैं उससे कहा जाता है स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज ओवर रन, यानी आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसमें रन का मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस उसमें क्या वेरिएशन आ रही है, और राइज का मतलब है कि अलोंग वाई एक्सिस उसमें क्या इंक्रीज या चेंज आ रहा है। अगर आप इस स्लोप को एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि स्लोप ग्राफ का राइज मैंने अभी बताया किसके अलोंग चेंज है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप कहेंगे चेंज अलोंग वाई एक्सिस, और रन मैंने बताया एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज है तो आप कहेंगे चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। डेल्टा का जो मैंने साइन डाला है वाई और एक्स के साथ, इसका मतलब होता है चेंज। सो स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। अब अगर आप अपने ग्राफ पर वाई एक्सिस पर देखें तो आपने वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू का चेंज ड्रॉ किया है, वो है वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पर टाइम का चेंज है, तो आप लिखेंगे वाई एक्सिस पर है चेंज इन वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर है चेंज इन टाइम। अब आप मुझे बताओ कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ये किसका फार्मूला था, ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था। सो जब आपने इस ग्राफ से स्लोप को कैलकुलेट किया तो वो आया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी विच इज एक्सेलरेशन। सो इस ग्राफ का, जिसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहे हैं, जब आप स्लोप को फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और अभी मैंने ये तीनों बातें आपको समझाई कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है या एक ऐसा हॉरिजॉन्टल कर्व है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइज है ही नहीं। जब राइज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रन एग्जिस्ट कर रहा है, तो राइज की वैल्यू इस ग्राफ में क्या है, 0 है। सो जब राइज 0 हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वैल्यू पर, सपोज यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी थ्रू आउट इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग रही, चेंज ही नहीं हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 ओवर डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स में समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ राइज ही नहीं है, जस्ट रन एग्जिस्ट कर रहा है, सो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, और स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है, सो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 होगा।
ये था कि आप किस तरह स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर ये एमसीक्यूज में भी स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सिंपली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तो फिर जब आपने स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो ये आपके पास अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो साइड है दैट विल गिव यू डेल्टा वी, और ये जो साइड है दैट विल गिव यू डेल्टा टी। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी आपके पास बिगर वैल्यू है और इनिशियल वेलोसिटी एक स्मॉलर वैल्यू है, और इस गिवन सिचुएशन में वो 0 है। सो ऑब्वियसली आपके पास जब फाइनल एक बड़ी वेलोसिटी हो, इनिशियल कम हो, तो एक्सेलरेशन वहाँ पॉजिटिव होता है। अब इस ग्राफ को आप देखें, यहाँ पर आपके पास अगर आपने डेल्टा वी देखना है तो ये आपके पास इस सिचुएशन की इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त एक बिगर वैल्यू है दैट इज 20, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होते होते जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। सो इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो अब यहाँ पर जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ vf क्या हो गया है, 0, vi क्या है 20, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय, सपोज करें कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल था ये 4 सेकेंड्स का था, तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट विल गिव यू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास यहाँ पर जब आपने ग्राफ से इनिशियल और फाइनल वैल्यू स्लोप की फॉर्म में पुट की तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया। सो ये वो ग्राफ है जिसमें ग्रेजुअली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है बट वो नेगेटिव होता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। सो ये तो था डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो कैसा एक्सेलरेशन का बिहेवियर होगा। अब दो और बिहेवियर वेलोसिटी के हैं, वो भी हम देखते हैं कि किस तरह वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज या यूनिफॉर्मली डिक्रीज ना हो रही हो तो फिर ग्राफ की शेप कैसी बनती है। उसमें जो ग्राफ की शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास ग्राफ इस फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो आप कहेंगे कि आपके पास जो ग्राफ का स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल की तरफ जा रहा है। दोबारा देख लें, हॉरिजॉन्टल से आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहा है, वर्टिकल की तरफ, यानी उसका जो राइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। अगर राइज इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में आपके पास जब स्लोप की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, और ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो होगा तो वो एक्सेलरेशन ही। अगर हम इसके ऑपोजिट अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें जिसमें स्लोप इस तरह नहीं बल्कि एक और इस तरह चेंज हो रहा हो, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, यानी राइज से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। यहाँ उसका राइज यहाँ पर तो अच्छा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका राइज कांस्टेंट होता जा रहा है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या था, राइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। यहाँ पर राइज पहले अच्छा खासा है फिर वो हॉरिजॉन्टल हो गया है। सो इस वाले ग्राफ में जो राइज है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब राइज कम होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर स्लोप आपके पास नेगेटिव में आएगा। सो अगर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कुछ इस फॉर्म में वेरिएबल फॉर्म में इंक्रीज हो रही है तो इस सिचुएशन में आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी का चेंज इस शेप में है जिसमें उसका राइज वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है तो राइज उसका कम हो रहा है। इस सिचुएशन में आपके पास जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, विच मीन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सो ये वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनमें वेलोसिटी की वेरिएशन से ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है, और उसके चेंज होने से
ऑब्वियसली फिर आपको जो एक्सेलरेशन या स्लोप कैलकुलेट करना होता है वो थोड़ा समझदारी से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये तो था कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर आपने इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वो कैलकुलेट करना है, या आप कहें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आपने कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर ग्राफ से। अगर आपको जो ग्राफ की शेप है वो कुछ ऐसी है कि आप उसमें एक स्पेसिफिक एरिया का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस एरिया की जो वैल्यू आएगी वो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसको इंडिकेट करेगी। क्या मतलब, अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो इसमें वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, बट ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा था। अगर वो मूव कर रहा था तो इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर आपने ये कैलकुलेट करना है तो आपकी जो ग्राफिकल शेप बन रही है वो एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर आपसे मैं कहूं कि इस रेक्टेंगल का आप एरिया कैलकुलेट करें तो वो एरिया आपको बताएगा किसकी वैल्यू, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो अगर आपने एरिया अंडर ग्राफ इस सिचुएशन का कैलकुलेट करना है तो हम इसे सिचुएशन 1 ले लेते हैं। सो सिचुएशन 1 में जब आपने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा जी, इसकी विड्थ और हाइट आप लिख लें। विड्थ क्या है इसमें, टाइम, और जो इसकी ये टोटल विड्थ थी वो क्या है, टाइम है, और ये क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी है। तो ये आपके पास एरिया किसके इक्वल आया, एरिया आया जी VT के इक्वल। और आप जानते हैं S इज इक्वल टू VT, ये फार्मूला, या आप कहें कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा जी, V इंटू टी। सो आप इसे डिस्टेंस कहें, यानी आप जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इट विल बी डिस्टेंस विच इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। सो अगर ये वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस है तो ये एरिया भी किसके इक्वल आ रहा है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये एरिया बेसिकली डिस्टेंस है। सो जब आप वेलोसिटी और टाइम को यहाँ इस ग्राफ से देखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ये तो था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो जो शेप बनती है वो रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगल का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर आपके पास ये वाली शेप है, या इससे पहले जो हमने शेप डिस्कस की थी वो ये थी कि आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो, इस सिचुएशन में आपके पास जो शेप बनती है वो ट्रायंगल बनेगी। तो अगर आप लिखें तो ये आपके पास बन रही है ट्रायंगल ABC। अगर आप इस ट्रायंगल में भी एरिया को कैलकुलेट करें तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो एरिया क्या होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल है तो एरिया ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब आपके पास अगर ग्राफ पर देखें तो बेस अगेन क्या चीज़ है, ये बेस AB ऑफ द ट्रायंगल टाइम को इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या आ जाएगा, टाइम। और इसकी ये जो हाइट BC है ये बेसिकली क्या है, ये वेलोसिटी है। तो अगेन क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये आपके पास हाफ VT, अगेन एरिया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि दिस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, दिस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज डिस्टेंस। सो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो तो जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल से एरिया अंडर ग्राफ, यानी इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। और अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कर्व है, तो उसके नीचे जो एरिया बनेगा वो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल था और वो भी इंडिकेट कर रहा था डिस्टेंस को। सो जब भी आपसे अगर MCQ में ये पूछा जाए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट, तो दैट विल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। और अगर आपसे ये पूछा जाए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट, तो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। सो ये था कि अगर आपके पास पॉजिटिव साइड पर वेलोसिटी है एक्सिस के, कौन से एक्सिस के, टाइम एक्सिस के,
अगर टाइम एक्सिस से अबव आपके पास वेलोसिटी की वैल्यूज हैं तो फिर आपके पास ग्राफ की जो शेप्स हैं वो कैसी होंगी, वहां से स्लोप से एक्सेलरेशन आपको कैसे पता चलेगा। अब अगर हम इसमें रेफरेंस अपना चेंज कर लें, हम ये कहें कि टाइम एक्सिस से बिलो है वेलोसिटी की वैल्यूज, तो इसका मतलब कि आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दिया है। क्या मतलब? सपोज करें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था 0। अगर ऑब्जेक्ट इससे राइट साइड पर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पर कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कभी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कभी डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ की शेप्स बनती हैं वो टाइम एक्सिस से अबव बनती हैं। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस लाइन से अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले, यानी वो पहले इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जाते जाते उसने अपना डायरेक्शन मोड़ लिया, वो इस तरफ चलना शुरू हो गया, तो चल तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है, लेकिन हमारे रेफरेंस के वो राइट साइड पर नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है। अगर उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया है, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो वैल्यूज किस में जाना शुरू हो जाएंगी? नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगी वेलोसिटी वैल्यूज। ऐसी सिचुएशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम एक्सिस से अबव नहीं होता बल्कि टाइम एक्सिस से नीचे आएगा, यानी आपके पास वेलोसिटी का जो एक्सिस है वो डाउनवर्ड या अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। ये कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन कर्व्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो सम टाइम वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है और फिर एकदम से वो डाउनवर्ड चलना शुरू कर देता है, या फिर वो अगर राइट साइड पर जा रहा था तो रुक कर उसने डायरेक्शन अपना रिवर्स कर लिया और वापस आना शुरू हो गया। तो अगर आपने राइट साइड पर जाते हुए उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा है तो जब वो वापस मुड़ेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वैल्यूज क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। सो अभी जो हमने ग्राफ डिस्कस किए ये बेसिकली इस सिचुएशन के थे, यानी आपके रेफरेंस से अगर वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस पर रहता है तो वेलोसिटी का बिहेवियर कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसे होंगे। लेकिन अगर वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, वो ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देता है, कभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कभी वो इसी तरफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कभी वो इसी तरफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो फिर ग्राफ की शेप्स कैसी होंगी, वहां एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्जर्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रेफरेंस के लेफ्ट साइड पर आ गया यानी ऑपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, तो फिर वेलोसिटी के ग्राफ्स किस तरह बनेंगे। अब हमने वही एक्सिस ड्रॉ किए हैं। पहले मैंने प्लस वी और टाइम के इस साइड पर आपको बताया कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपके पास स्लोप या एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट हुआ। अब अगर आपके पास टाइम एक्सिस से हम नीचे आ गए यानी नेगेटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ में आ गए, तो यहाँ पर वेलोसिटी का बिहेवियर क्या होगा। पहले हम ग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, आपके पास सपोज यहाँ पर वेलोसिटी थी -20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, जब उसने ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया यानी नेगेटिव साइड पर मूव करना शुरू किया, लेकिन उसने अपनी वेलोसिटी को थ्रू आउट कांस्टेंट रखा। अब वेलोसिटी ऑपोजिट तो हो गई है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो चेंज नहीं हो रही, -20 मीटर पर सेकेंड पर ही रहती है, तो इट मींस एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है। ऑल्दो वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर है बट वो कांस्टेंट है। जब तक वो चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो ये जो ग्राफ नंबर 1 है ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड है और इसमें आपको एक्सेलरेशन अगेन 0 ही मिलेगा। अब आप अगर ग्राफ नंबर 2 देखें, इसमें आपके पास क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट ने जो भी मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, सपोज ये आपका वो रेफरेंस था 0 वाला, इस साइड पर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब ये जो ग्राफ नंबर 2 है ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ऑपोजिट टू आवर पॉजिटिव रेफरेंस लाइन। अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है,
अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो फिर उसके ग्राफ की शेप कुछ इस तरह बनेगी। और इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नेगेटिव साइड पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ बन रहा है, तो यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं एक चीज, वो ये समझते हैं कि यहाँ इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। नहीं, अगर नेगेटिव साइड पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन, ऑल्दो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन द नेगेटिव साइड, बट एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये दो पॉइंट्स हैं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो ये आपने हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव साइड पर है और इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन वहां पर नेगेटिव ही आएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि सपोज करें यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू इस एक्सिस पर -30 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर ऑब्वियसली 0 है। तो अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें इस ग्राफ नंबर 2 से रिलेटेड, तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो भी है, सपोज इस पूरे में जो टाइम इंटरवल इन्वॉल्व है वो 4 सेकेंड का है, तो हम टाइम तो ले लेते हैं 4, और VF कितनी है बेटा? VF देखो आपके पास -30, तो -30, और VI क्या है? 0 -0, तो ये आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आई? एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आई, ऑल्दो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लेकिन किस साइड पर? नेगेटिव साइड पर। यानी ऑब्जेक्ट ने यहां से इस तरफ मूव करना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन द नेगेटिव साइड बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो ये आपने बात याद रखनी है। अब हम ग्राफ नंबर 3 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है इस तरफ नेगेटिव साइड पर, लेकिन पहले वो एक तेज वेलोसिटी के साथ चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसने वेलोसिटी अपनी कम करना शुरू कर दी। वो नेगेटिव साइड पर चल रहा है और वेलोसिटी अपनी कम करता जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग। किस साइड पर? नेगेटिव साइड पर। सो वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑन नेगेटिव साइड। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? आप ग्राफ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर उसकी ये वेलोसिटी थी जब उसने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो वो थी -30, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -30 मीटर पर सेकेंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो यहाँ पहुंच गया। सपोज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आप इमेजिन कर लें -5 है कम होकर, तो VF क्या हो गई उसकी? -5 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे VF माइनस VI, तो VF कितनी है? -5 माइनस ये वाला, और VI की वैल्यू क्या है? -30। सो आपने टाइम इंटरवल अगेन इसका भी आप 4 सेकेंड ही इमेजिन कर लें कि 4 सेकेंड में ये चेंज आता है, तो -5 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा +25 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। सो आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इस तरफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन रिवर्स करके नेगेटिव साइड पर मूव करना शुरू कर देता है ऑन द स्ट्रेट लाइन, यहां थोड़ा आपने केयरफुली चलना है। अगर वो नेगेटिव साइड पर मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर तो टेंशन ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पर चलते हुए उसकी वेलोसिटी है इंक्रीजिंग, तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और अगर इस डायरेक्शन में चलते हुए वेलोसिटी डिक्रीजिंग है नेगेटिव साइड पर, तो एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जब आपसे MCQs डिफरेंट ग्राफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको ये बात कंफ्यूजन से बचाएगी। ये तो था कि अगर नेगेटिव साइड पर वेलोसिटीज हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है। अब अगर आपसे सिंपली मैं ये पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, अगर वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी डिटेल से पढ़ना है कि जब ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप बताओ कि जब आपके हाथ से बॉल निकलता है उस टाइम
और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम या ज्यादा? आपने सोचा, क्या जवाब आया? कम। यस, ठीक है। जब आपके हाथ से ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसकी वेलोसिटी एट दैट टाइम मैक्सिमम होती है। फिर जब वो ऊपर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। सो इस सिचुएशन में आपके हाथ से निकलने और मैक्सिमम हाइट तक जाने का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी से वो जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा, और वो ये आपके पास कर्व होगा इतने पोर्शन में, क्योंकि अभी हम अपवर्ड मोशन को ले रहे हैं, पॉजिटिव साइड, यानी ये वाला बिहेवियर ले रहे हैं। और जब वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा तो हम इसे लेंगे नेगेटिव साइड, जिसे आप इस वाले एक्सिस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। सो जब आपके हाथ से ऑब्जेक्ट निकला तो वेलोसिटी थी मैक्सिमम। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो फॉर अ मोमेंट वो रुका तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सो इस पार्ट को, इन दो वैल्यूज को जब आपने ग्राफ पर ड्रॉ किया तो ये पॉजिटिव साइड है, सो आपकी ये वाली पोर्शन की डिस्कशन होगी कि वेलोसिटी इनिशियली क्या है, मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही है, यहां पर वेलोसिटी आकर क्या हो गई, जीरो। सो ये आपके हाथ वाला पॉइंट है जहां से वो निकला। ये वो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, जहां फॉर अ मोमेंट उसने पॉज लिया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब यहां से उस ऑब्जेक्ट ने अपनी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट की, यानी यहां से वो नीचे की तरफ शुरू हो गया। जब वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा तो ये उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है अभी क्या है, जीरो है। अब जब वो नीचे आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, ऑब्जेक्ट तेज होता जाता है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो मैंने अभी ये जो रेड वाला ग्राफ ड्रॉ किया था ये क्या था, नेगेटिव साइड पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी का था, और ये भी क्या है, नेगेटिव साइड पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। सो यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जिसे आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, वो मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस ग्राउंड तक आया। सो ये वो पोर्शन है जो वो अपवर्ड जाते हुए कवर करता है, और ये वो पोर्शन है जो डाउनवर्ड आते हुए वो कवर करेगा। सो इसमें आपके पास ये और ये वाला जो दो पोर्शंस बन रहे हैं ये आपके पास वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से रिलेटेड हैं। सो ये तो था कि किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर जब इन अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो किस तरह उसके ग्राफ की जो शेप है वो चेंज होती है, और वेलोसिटी का बिहेवियर और एक्सेलरेशन का बिहेवियर किस तरह चेंज होता है। अब इन सारी बातों को जो हमने फर्स्ट बोर्ड से लेकर सेकंड बोर्ड तक डिस्कस की, अगर हम इसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये ग्राफ के थ्रू डिस्कस करें तो ओवरऑल ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये है पॉइंट ए से बी तक का बिहेवियर। आप बताएं ये कौन सी साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये क्या है, नेगेटिव साइड। ए से बी तक वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ए से बी तक वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। सो ए से बी तक वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है थ्रू आउट टिल पॉइंट बी और पॉजिटिव है। फिर बी से सी क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या वेलोसिटी का ग्राफ बी से ऊपर या कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, वो बी से सी तक सीधा एक ही लाइन में रह रहा है। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। फिर अब सी से डी तक आए, वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। सी से डी की तरफ वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। अब यहाँ जब आप इस जगह पर पहुंचे तो वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है कि डी से ई तक जो टाइम इंटरवल था यहाँ ऑब्जेक्ट रुका रहा। आप टाइम को तो नहीं रोक सकते, सो टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन गाड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुक गई है। सो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक
आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, उसमें ना वेलोसिटी थी ना ही उसमें एक्सेलरेशन होगा। फिर क्या हुआ कि E से F तक उस ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया है। यानी अगर पहले कार इस तरफ जा रही थी, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर उसने इसी तरफ जाते हुए वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, फिर इसी तरफ जाते हुए उसने अपनी वेलोसिटी आहिस्ता करना शुरू कर दी और फिर एक जगह पर वो रुक गया। ठीक, जब रुक गया, अब रुकने के बाद वो थोड़ी देर रुका रहा, फिर उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। अब वो चल तो रहा है लेकिन इस तरफ नहीं जा रहा, अब उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया और वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। सो E से F तक का जो पोर्शन है ये उसके रिवर्स होने के बाद की इंक्रीजिंग वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो E to F velocity is increasing on negative side but acceleration is negative। फिर F से G अगेन क्या है? आपके पास नेगेटिव साइड पर ही है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन उसने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली है, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा। सो नेगेटिव साइड पर रहते हुए जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। सो यहां पर एक्सेलरेशन क्या था? पॉजिटिव और कांस्टेंट था। ठीक है जी, यहां क्या था एक्सेलरेशन? यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव था और कांस्टेंट था। यहां एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही क्या थी? 0 थी। फिर E से F वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, और E से F में आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर इंक्रीजिंग है। इस सिचुएशन में जब वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर इंक्रीजिंग हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव होता है, ऑल्दो इंक्रीजिंग है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। F से G अगेन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है उससे अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पर जा रहा है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पर जा रहा है या पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड पर जा रहा है और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड पर जा रहा है, तो इन सिचुएशंस में स्पेशली जब आप नेगेटिव साइड पर मूव करते हैं तो वेलोसिटी का बिहेवियर बहुत केयरफुली देखना होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो ऑन नेगेटिव साइड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। सो ये बात आपने याद रखनी है। सो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलता है एक्सेलरेशन, और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको मिलता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप स्लोप और डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।